हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। फ्रिक्शन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी आसान है क्योंकि हम इस चीज को समझते हैं। असल में फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? फ्रिक्शन इज द नेसेसरी इविल, यानी इसको अगर मैं सही भाषा में बताऊं तो इसके बगैर हम कुछ लाइफ में काम कर ही नहीं सकते। इवन व्हेन वी आर नॉट एबल टू वॉक ऑन अ स्मूथ और अ रफ एनीथिंग, हम वॉक भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करता है हमें। बाय चांस जैसे मैं ये मार्कर से लिख रहा हूं तो इस बोर्ड पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होना चाहिए, तभी जाके ये इंक इससे क्या होगी, स्लाइड होगी और ये अपोजिट फोर्स इसको मजबूर करेगा कि यहाँ पर इंक छोड़ दे। असल में ये मैं एफ नहीं लिख रहा हूं, मैं जहां जहां लगा रहा हूं वहां फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है और वो आगे इंक क्या होती जा रही है, रिलीज होती जा रही है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है बेटा स्मूथनेस के ऊपर। तो सबसे पहले छोटा मोटा हमारा इंट्रोडक्शन है इसका फ्रिक्शन का, वो देख लेते हैं। फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं। एक तो क्या होता है, व्हेन अ बॉडी स्लाइड ओवर अनदर बॉडी, उसको मैं बोलूंगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। फिर क्या होता है, व्हेन ए बॉडी रोल्स over another body, उसको मैं बोलता हूं रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। थर्ड, when a body is about to start on another body, अब वो चाहे रोलिंग है चाहे स्लाइडिंग है तो उसको मैं बोलता हूं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इन तीनों को देखो, बाय चांस ये एक बॉक्स रखा है हमारा, ठीक है, इस पे मैं इधर इस पे फोर्स लगा रहा हूं, इसको खींच रहा हूं, तो इस पे जब तक ये खींच रहा हूं ये मोशन में नहीं है तो उसको मैं बोलता हूं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि जब मैं इस तरफ फोर्स लगा रहा हूं तो जो यहां का फ्रिक्शनल फोर्स है इसके ऊपर क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, यानी इस स्मॉल एफ इज इक्वल टू कैपिटल एफ। जितना फोर्स मैंने लगाया उतना ये रिएक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, रेस्ट पे रहेगा। तो ये जैसे ही चलने से जस्ट 0.0001 सेकेंड फर्स्ट पहले, यानी जस्ट बिटवीन या जस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन, वर्ज ऑफ मोशन पे होगा उस टाइम जो मेरा फ्रिक्शन एक्शन में है, दिस इज known as static friction. This is known as static friction. Static friction क्या होता है, when a body is about to be moved or at the verge of movement या motion, it is known as static friction. फिर आ जाते हैं, मेरा ये फोर्स क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। ये फोर्स जो था ये ग्रेटर हो गया इस फ्रिक्शनल से, तो ये बॉडी इस पे क्या करना शुरू कर देगी, इस पे क्या करना शुरू कर देगी बेटा, स्लाइड। इस पे क्या करना शुरू कर देगी, स्लाइड। दिस इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। व्हेन ए बॉडी एक्चुअली स्लाइड ओवर अनदर बॉडी और अ सरफेस, इट इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर इस बॉक्स की जगह मैंने कोई बॉल ले रखी होती और उसको पुश करता तो वो उसके ऊपर क्या करती है, ऐसे मोशन लेती ना, ऐसे। तो दिस इज जब एक बॉडी क्या करे, एक दूसरे के ऊपर रोल करना शुरू कर दे, दिस इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा चैप्टर में रहेगा, वो रहेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। भाई लिमिट क्या होती है इस फ्रिक्शन की, ठीक है, ये हमारा इसी चीज से एक्सप्लेन होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन व्हेन ए बॉडी इज एक्चुअली स्लाइड, रोल और इन स्टैटिक वर्जन बट इट इज अबाउट टू स्टार्ट, वो जस्ट स्टार्ट होने वाली है तो उसको मैं बोलता हूं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो इसके चार लॉ हैं मेरे पास। सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन को समझो। लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टेट करता है मुझे कि जब एक बॉडी जस्ट चलने से पहले जो उसका उस वक्त फोर्स है, अपोजिट फोर्स है, उसको मैं क्या बोलूंगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसमें द लिमिटिंग फ्रिक्शन is equal to the या is directly proportional
to the reaction by which the body is balanced. लॉ 1 है क्या कि बाय चांस एक बॉडी है जिसको बैलेंस कर रखा, ये आर ये mg, और यहां पर इस डायरेक्शन में लग रहा फ्रिक्शनल फोर्स, मैं F से क्या डिनोट करूंगा, फ्रिक्शनल फोर्स, देन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उस रिएक्शन के जिसने उसको बैलेंस कर रखा, क्योंकि अभी वो बॉडी चलना शुरू नहीं हुई है, अभी वो बॉडी ने मोशन लेना शुरू नहीं किया है, ठीक है, तो वो इस मोशन में नहीं जा रही है, तो उस टाइम जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जैसे ही मैं इज इक्वल टू को करता हूं तो यहां एक नई चीज आ जाती है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ, जैसे हर एक चीज में हमारे पास रेजिस्टेंस आता है करंट में, तो दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की एक वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, म्यू इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन द रिएक्टिंग फोर्स बाय विच इट इज बैलेंस्ड. तो एक इक्वेशन ये आप लोग हमेशा याद रखेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, F इज इक्वल टू म्यू, R म्यू की वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई F अपॉन R, ठीक है. अब इसका नेक्स्ट लॉ, इसको मैं लिखा ही रहने देता हूं, बल्कि लॉ 2 क्या था, जो हमारा द फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया टच्ड. देखो एक टेबल है, इसके ऊपर एक पुली बांध दी हमने, यहाँ पर एक लोड रख दिया ए लोड, और इसको एक लोड जितना बी है ए और बी का इक्वल रख दिया. ए और बी का जो मास है यानी इसका मास और इसका मास क्या है, इक्वल है. लेकिन ये सच है कि हम जानते हैं बी नीचे नहीं जाएगा, बेशक से दोनों इक्वल है, बैलेंस्ड है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स. तो अभी हमने क्या किया, बी का मास थोड़ा सा प्लस कर दिया तो ये स्लाइड करना शुरू कर देगा. अब मैंने क्या किया, इस ए के ऊपर ऐसे बी रख दिया, एक मास सॉरी सी रख दिया, तो मास बढ़ गया है. तो भी इसको मतलब सिर्फ इस सरफेस से ही तो है, इसको मतलब किससे, सिर्फ इस सरफेस से, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया टच की. इसको है ना मतलब नहीं है कि कितना एरिया टच है, इसको डिपेंड करता है किस पे, जो हमारा लॉ 3b बन जाता है, क्या, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल. अब इस पे मैंने यहाँ कील गाड़ दी, चाहे मैं इस बी का मास इसका 10 टाइम्स कर दूं, मास ऑफ ए बी, ए एंड बी, चाहे 10 टाइम्स कर दूं, फिर भी ये मोशन में नहीं आएगी. जैसे ये बोर्ड है, इसके ऊपर इवन देन मैं और फोर्स लगा रहा हूं, जब मैंने इसको फिक्स कर दिया इसके ये एजेस, तो ये यहाँ पर इसका फ्रिक्शनल फोर्स इतना ज्यादा बैलेंस हो गया, तो ये इंडिपेंडेंट होता है सरफेस की, लेकिन डिपेंडेंट होता है किसके, नेचर के. अगर ये मैंने वैसे ही ऐसे हवा में पकड़ के इससे थूक लगा के चिपका रखा हो तो ये गिर जाएगा. लॉ 4 क्या कहता है इसका, कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा F इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स एंड स्मॉल f इज द फोर्स अप्लाइड. ये दोनों जब इक्वल होंगे यानी F इज इक्वल टू F, देन बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट. जो बॉडी है वो हमेशा क्या रहेगी, रेस्ट पे रहेगी. जो फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स एक दूसरे के, यानी इसके ऊपर ये बॉक्स है, यहां जो F की वैल्यू है जो फ्रिक्शनल फोर्स की है, और यहां जो मैंने अप्लाई फोर्स किया, ये जब दोनों सेम होंगे तो ये क्या होगा, बॉडी रेस्ट पे रहेगी, यानी बॉडी मोशन में नहीं आएगी. यानी टू मूव अ बॉडी applied force is greater than frictional force. Applied force is greater than frictional force. तो ये इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था, अभी इसकी डेरिवेशंस आएंगी. थैंक यू.